तो हेलो फ्रेंड, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है इंटेलिजेंट टेरा। तो हम यहाँ पे एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गॉस की प्रमेय का सत्यापन करके दिखाऊंगा। तो गॉस की प्रमेय से पहले हमें 2-3 चीज़ें जाननी जरूरी है क्योंकि वो उसमें यूज़ होंगी। तो ठीक है दोस्तों, उसको पहले जानते हैं हम लोग वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और पेपर में ऐसे ही लिखना, पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे आपको जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ किसके बारे में। आपको मैं बताता हूँ सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एरिया वेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले एरिया वेक्टर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। ठीक है, इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इतना तो पता चल गया है। हम पहले मान के चलते थे कि जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है वो अदिश राशि है, लेकिन 12th में आते हमें पता चला कि ये भी एक प्रकार की सदिश राशि है, यानी कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या मतलब होगा इसका। तो देखो सदिश राशि से मतलब यहाँ पे है हमारा कि अगर मान लो कोई पृष्ठ लिया हमने एस, ठीक है, उसको हमने कई छोटे छोटे भागों से मिला हुआ मान लिया। जैसे आप इमेजिन करो ये प्रश्न ले लिया मैंने, एक पृष्ठ है, ठीक है, एक पूरा पृष्ठ है कैपिटल एस, इसे मैंने मान लिया है कई छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है, कई छोटे छोटे भागों से। देखो ये छोटे छोटे भाग हैं इसके, कई छोटे छोटे भागों से मिलके इसे मैंने मान लिया कि बना हुआ है ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके हर एक छोटे खंड को हम एक सदिश राशि की तरह मान लेते हैं। यानी कि इसके इतने छोटे से जो पॉइंट यहाँ पे दिखाया है इसको मैं मान लूँगा सदिश राशि है। कैसे मानूंगा, ठीक है, क्योंकि यार देखो ये आपका पूरा का पूरा एरिया जो है ये इन छोटे छोटे खंडों से ही तो मिलके बनेगा। अगर मान लो मैं इन सबको जोड़ता रहूँगा करता रहूँगा, बहुत सारे बनेंगे तो जाके आ जाएगा। तो हमने मान लिया ये छोटी चीज़ क्या है, ये आपकी सदिश राशि है। ठीक है, और अगर अब ये सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई दिशा जरूर होगी। तो आपको अभी ये मेन जानना है, अभी इस वीडियो में जानना है कि अगर मान लो आपको एक प्रश्न दे दिया जाए और आपसे कहे कि इसमें बताओ क्षेत्रफल सदिश जो है यानी कि एरिया वेक्टर की दिशा क्या होगी, तो उससे हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, इधर की तरफ, हमेशा लंबवत इधर की तरफ होगी। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करो कि मान लो ये मैंने इधर दिखाया अपना एक ये एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया मान लो, तो मैंने इससे कहा कि भैया आप बताओ कि दिशा क्या होगी इसकी क्षेत्रफल वेक्टर की, तो आप कहेंगे उससे लंबवत, यानी कि आप जहाँ देखेंगे आप उससे लंब गिरा दीजिए। तो देखो ये आपने लंब गिरा दिया, तो ये जो ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये आपकी दिशा दिखा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर मैंने बोला ये जो आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल सदिश ये पेज देख रहे हैं, मैंने कहा बताओ इसमें एरिया वेक्टर की दिशा क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, लंब गिरा देंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से झाँक के देखेंगे, यानी कि ये स्नोक से जो आप देख रहे हैं ये आपका एरिया वेक्टर की दिशा होगी। तो समझ में आ गया, आप जहाँ से देखेंगे वहाँ से लंब गिरा दीजिए तो बस वही एरिया वेक्टर की दिशा होगी और वो लंबवत होगी, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग घन कोण के बारे में एक। ठीक है, घन कोण, ठीक है, एरिया वेक्टर हमने फटाफट सीखा, देखो फटाफट ही सीखा हमने, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं के बारे में बात, मतलब डिटेल नहीं हमने सीखी यहाँ पे। अब घन कोण क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सॉलिड एंगल। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, अभी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि डिटेल का मतलब फिर बहुत अच्छी डिटेल होती है, यानी कि फिर उसको पढ़ाया ही जाएगा आपको। अभी आपको इंपॉर्टेंट फटाफट वीडियो बना के सिखाए जा रहे हैं ताकि आपके पेपर निकल जाए ढंग से। ठीक है, तो देखो जब भी कोई गोला होता है, ठीक है, गोले के सूक्ष्म भाग द्वारा उसके केंद्र में जो कोण बनता है, मान लो इमेजिन करो एक गोला है, इमेजिन क्या करना भाई, बना ही दिया हमने। तो अब इसके केंद्र पे छोटा सा गोले का जो भाग है, ये छोटा सा गोले का भाग, ये केंद्र पे जो एंगल बना रहा है ना, थीटा, ठीक है, वैसे थीटा से नहीं दिखाते, इसे ओमेगा से दिखाते हैं, तो यही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझता है। और एक आपको इसको डी ओमेगा से दिखाते हैं, ध्यान रखना, घन कोण। और स्टे रेडियन इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सॉरी इसका मात्रक होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, सॉरी किसकी बात करें, सूत्र की, तो आपका ये सूत्र होता है, आपको इस सूत्र को याद रखना है। ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, गॉस की प्रमेय अगर आपको सीखनी है या गॉस की प्रमेय का सत्यापन करना है, ये घन कोण का फॉर्मूला होता है। और एक चीज़ और नोट करने वाली चीज़ है, पूरे गोले के लिए, संपूर्ण गोले के लिए या पूरे गोले के लिए, संपूर्ण गोले के लिए, ठीक है, पूरे गोले के लिए घन कोण का जो मान होता है, ठीक है, घन कोण का मान जो होगा वो होगा 4 पाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक पूरे गोले के लिए जो घन कोण का मान होता है वो 4 पाई होता है, तो ये भी यूज़ होगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने पढ़ा क्षेत्रफल सदिश घन कोण, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है आपकी, वो आती है तीसरी चीज़,
जिसको नाम देते हैं हम लोग भैया क्या, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो मतलब इसके बिना तो कहानी नहीं है, और ये नहीं है तो फिर चैप्टर नहीं है, आपसे ये समझ लीजिए विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ होती है ये आपको मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स जो है हमारा, वो हम मानते हैं विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, क्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि आपको अगर मैंने बोला कि यहाँ से 3 विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भैया वहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुछ नहीं है बल्कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही है। ठीक है, कितनी विद्युत बल रेखाएं निकली, 1 2 3, तो वही फ्लक्स बोल दिया हमने। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि विद्युत बल रेखाएं भी जो होती हैं इमेजनरी होती हैं, यानी कि इनको हम इमेजनरी कहते हैं, हमें दिखती नहीं है ये, तो इमेजनरी मान के चलते हैं। तो फ्लक्स भी इमेजनरी है, लेकिन ये कोई ना कोई रोल जो अपनाते हैं। और मान लो अगर ये इमेजनरी पूरे तरीके से होते तो फिर हमें इतनी सारी चीज़ें डिफाइन नहीं कर पाते हम, या हम विद्युत जो क्षेत्र है उसके बारे में पता ही नहीं कर पाते क्या होता है। तो फ्रेंड, इसको विद्युत फ्लक्स को जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपको मैं फटाफट से बताता हूँ। ठीक है, वो होता है ये ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दो अगर हम पूरे चीज़ के लिए कर रहे हैं। इंटीग्रेशन तब लगाया मैंने जब मैं उसी पूरी चीज़ के लिए कर रहा हूँ। और अगर छोटी चीज़ की बात करूँ तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और डॉट को आपको खोलना आता है, डॉट कैसे खुलता है भाई, डॉट कैसे खुलता है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर ए बी कॉस थीटा के रूप में खुला। अब इसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि क्यों ये ई और डी ए या एरिया पे और एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो उसके बारे में मैं अभी नहीं जाना चाह रहा क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये मेन चीज़ थी, आपको ये तीनों चीज़ पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल वेक्टर कैसे होता है, घनकोण कैसे निकालते हैं, और विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है, और उसका फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। तो स्टूडेंट, गॉस की प्रमेय हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए या सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यार अगर इस चीज़ को मैं एक बार पेपर के हिसाब से भी ना देखूँ ना तो बहुत अच्छी चीज़ दिखी है। यानी कि हम लोग अभी तक फ्लक्स जो है वो पता नहीं किस तरीके से निकाल लेते हैं, कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला देखो ये वाले तरीके से। ठीक है, लेकिन गॉस ने बहुत ही सिंपल तरीके से फ्लक्स निकालना सिखाया हम लोगों को। ठीक है, गॉस की प्रमेय का जो कथन है मैं आपको बता रहा हूँ। इसने बोला कि अगर मान लो हमें कोई बंद पृष्ठ दे दिया जाए, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो उससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसलिए ये सब इसमें दिखाया, वो आपका, ठीक है, क्या होगा, वो जो उसके अंदर जितना भी आवेश रखा है, जितना भी आवेश रखा है बटे एप्सिलॉन नॉट। बहुत देखो सिंपल लैंग्वेज बोली है मैंने। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज बोली है, मतलब इसने कुछ बोला ही नहीं। इसने कहा कि आपको एक पृष्ठ दे दिया गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक बंद पृष्ठ है। अब आपको देखना है कि भैया आखिर इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल के जा रही हैं, मतलब कितना विद्युत फ्लक्स है इसका। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वो लगा रहे हैं फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये मतलब ये क्या है। तो उसने गॉस ने बोला कि देखो ऐसा कुछ मत करो, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने से अच्छा है आप देखो उसके अंदर टोटल आवेश कितना रखा हुआ है, टोटल आवेश, ठीक है, और उसको एप्सिलॉन नॉट से यानी कि विद्युतशीलता, जो आपकी निर्वात की विद्युतशीलता होती है, उससे भाग लगा दो तो सीधा आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। यही गॉस की प्रमेय थी। ठीक है, कथन इसका आपको अपनी भाषा में लिखना है। कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला लंबवत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी कि घिरा हुआ नेट आवेश, ठीक है, का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि आपको करना क्या है, आपको फाई इज इक्वल टू क्यू नेट इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना है। ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब यही चीज़ आगे निकल के। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी गॉस की प्रमेय का कथन था और अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय का सत्यापन करने के लिए देखो मैंने एक कोई बंद पृष्ठ मान लिया है, और आपको मैं पहले बता दूं ये जो है वो केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए है। ठीक है, यानी कि आप इसको केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो हमने मान लिया एक बंद पृष्ठ है अपने पास, ये गोला गोला सा, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु पी हमने मान लिया अपनी तरफ से, जो कि यहाँ इससे स्मॉल आर दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे। लो, ठीक है, अब हमें देखना है भैया इस बिंदु P पर कितना फ्लक्स होके जा रहा है, यानी कि इसके अंदर से कितना फ्लक्स होके जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसके लिए मैंने मान लिया एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा एरिया कवर कर लिया, ये इतना। ठीक है, जो यहाँ पे छोटा सा एंगल डी ओमेगा बना रहा है,
क्या बना रहे हैं, डी ओमेगा छोटा सा एंगल। अब ध्यान से देखते रहना, क्या होगा कि भैया आपको यहाँ से एक क्षेत्रफल वेक्टर भी खींचना पड़ेगा। डी ए वेक्टर दिखा दिया इसे मैंने छोटा सा, ठीक है, या ए वेक्टर बोल दीजिए। और यहाँ पे प्लस चार्ज के कारण जो हमारी कौन सी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कहाँ होती है, आप कहेंगे बाहर की तरफ, जो कि इधर की तरफ मैंने दिखा दी, ठीक है। देखो ध्यान रखना, प्लस चार्ज से जो दिशा होती है वो हमेशा दूर की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की, और माइनस चार्ज पे हमेशा उसकी तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। तो डायग्राम आप अपने आप बना लेंगे अगर आपको बेसिक क्लियर है। मैंने क्या करा, मैंने इसके केंद्र पे एक प्लस क्यू आवेश माना, इससे स्मॉल आर दूरी पे, यहाँ पे स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, ठीक है। अब इस बिंदु पी से मैंने क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की तरफ खींच दिया, डी ए वेक्टर, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो ई वेक्टर की दिशा होगी बिंदु पी पे वो बाहर की तरफ होगी। इनके बीच एंगल मैंने अपनी तरफ से थीटा मान लिया, क्लियर, ठीक है। और ये छोटा सा डी ओमेगा एंगल बन रहा है जो घनकोण है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस पूरे पृष्ठ से होकर देखने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, हमें गॉस की प्रमेय प्रूफ करनी है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो उससे पहले अब आप ये देखो कि भैया जो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इस बिंदु पी पर कोई ना कोई प्रभाव डालेगा, बिल्कुल डालेगा। तो हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं, हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हम बिंदु पी पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप कहेंगे यही क्यों निकाला, तो देखो यार कंसेप्ट के बाद, मतलब कंसेप्ट पे चलने हम लोग। अगर मान लो मैं यहाँ पे आग जला दूँ बिंदु ओ पे और आपको कहूँ बिंदु पी पे खड़े हो जाओ, तो आपको कुछ ना कुछ महसूस होगी, नहीं महसूस होगी गर्मी आग उसकी। तो सेम टू सेम ऐसे ही इस प्लस क्यू आवेश ने क्या करा, चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनाया। अब बिंदु पी पे देखना चाह रहा हूँ मैं कितना विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कितना विद्युत क्षेत्र है इस बिंदु पी पे, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो बस अब मैं वही निकाल रहा हूँ। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारी तीव्रता होगी वो कैसे निकालते हैं, ई बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मान लो ये पूरा का पूरा जो हमारा सरफेस, सॉरी ये जो है हमारा सरफेस, ठीक है, वो हमारा निर्वात में है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लूँगा। तो क्यू अपॉन दूरी कितनी है इसकी, आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दिशा बाहर की तरफ है हमारी, ठीक है, यानी कि ओ से पी की ओर। ये दिशा भी साइड में दिखा दी हमने, सदिश राशि ने, इसलिए दिशा भी दिखा देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन उन दोनों के बीच की दूरी, तो आर स्क्वायर कर दिया। इसे इक्वेशन 1 बना दी, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ बंद पृष्ठ से निर्गत माने निकलने वाला कुल फ्लक्स, यानी कि टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है इस बंद पृष्ठ से, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, फाई सफिक्स में ई यही निकालेंगे बराबर, ठीक है, फाई सफिक्स में ई बराबर, कुल के लिए हम लोग हमेशा लगाते हैं इंटीग्रेशन का निशान, ठीक है। और फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने बेसिक पढ़ा था वो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर पढ़ा था, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, ई वेक्टर ऐसे ही रहा, सॉरी अभी से वेक्टर हटा देते हैं हम लोग, अब डी ए कॉस थीटा के रूप में खोल देते हैं, ठीक है, वेक्टर हटा दिया क्योंकि हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा के रूप में खोल दिया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से मैं ई का मान रख देता हूँ, से मान रखने पे समीकरण 1 से मान, ठीक है। जब मान रख रहे हैं तो ध्यान से देखना मान कैसे रखेंगे, केवल ई की जगह ई का मान रख देते हैं, ठीक है। ई की जगह क्या कर दिया, ई का मान रख रहे हैं, तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, अपॉन डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्या कर दिया, देखो जो भी इंटीग्रेशन से बाहर सारे के सारे कांस्टेंट टर्म थे वो मैं बाहर ले आया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट तो उठा के बाहर, और क्यू का मान भी कांस्टेंट होता है तो उठा के बाहर, केवल डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अंदर ही रहा। अब ये क्यों रहा अंदर, ठीक है, देखो जो एरिया है वो हमने अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी माना था, ठीक है, कुछ भी माना था। अब एक बच्चे ने एरिया इतना सा माना, किसी ने चित्र थोड़ा और बड़ा बना दिया होगा तो उन्होंने थोड़ा बड़ा माना होगा। ये एरिया कुछ भी बदल सकता है, हम पूरे देखो धीरे धीरे हम एरिया का तो करना चाह रहे हैं, तो छोटा करके हम पूरे का करेंगे। तो एरिया तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो सकता कभी भी, और एंगल कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, ये आपको पता है। और जो आर लिया है ये भी कांस्टेंट नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन के अंदर रहा। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी मैंने, कि ये जो आपका ये पूरा का पूरा जो बन गया ये फॉर्मूला होता है किसका, घनकोण का, ठीक है। तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटीग्रेशन डी ओमेगा,
ठीक है। और किसी भी पूरे गोले के लिए जो हमारा घनकोण का मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। तो इससे कट जाएगा, तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कट जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया ना कि एक पूरे संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, गोले के लिए जो हमारा क्या होता है, घनकोण होता है, वो 4 पाई होता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो गोला ढंग से बनाया नहीं, तो देखो इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कुछ ये मिला। ठीक है, फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था गॉस की प्रमेय में। एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो गॉस की प्रमेय हमसे ये कह रही थी कि कितना भी अंदर आवेश रखा है वो बटे उससे भाग लगा दो आप एप्सिलॉन नॉट से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला है। ठीक है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिख के आना आपको पेपर में, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने एक पृष्ठ बनाया थोड़ा थोड़ा गोला टाइप से, या कुछ भी बना लो पृष्ठ आप। ठीक है, उस पर केंद्र में प्लस क्यू आवेश रखा, यहाँ से कोई बिंदु पी लिया, यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो बाहर की तरफ दिशा दिखाया उसकी, क्योंकि प्लस से बाहर की तरफ होगा। फिर हमने यहाँ पे डी ए वेक्टर ऊपर की तरफ लंब खींच दिया, दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा दिखाया। अब इस बिंदु पी पे तीव्रता देखी हमने, तो वो कुछ ये निकल के आई आपकी। फिर बंद पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकल के जा रहा है, तो वो वाला हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 से ई का मान रखा, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर करा, बाहर करने के बाद ये डी ओमेगा बन गया आपका, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये डी ओमेगा, ये डी ओमेगा बन गया आपका पूरा। और पूरे एक पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए इस पूरे का मान 4 पाई होता है, तो 4 पाई से 4 पाई कटा, ये गॉस की प्रमेय हमारी सिद्ध हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी पूरी की पूरी वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।